नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है मानचित्र। अर्थात आज के इस चैप्टर में हम मानचित्र के विषय में गहनता से जानकारियां प्राप्त करेंगे, जैसे कि मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन से मानचित्र का उपयोग कहां पर किया जाता है, मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से, खाका किसे कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारियां आज के इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगी। देखा जाएगा तो ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा चैप्टर है और चैप्टर सरल भी है। इस चैप्टर को समझना थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन सरल चैप्टर इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि इस चैप्टर को आप समझेंगे नहीं या फिर इस चैप्टर को आप इंपॉर्टेंट नहीं समझेंगे। देखो क्या होता है, छोटी छोटी चीजें मिलकर के बड़ा बनाती हैं। अगर आप कोई बंदूक है, जैसे कि बंदूक कितनी बड़ी होती है, लेकिन बंदूक को इंपॉर्टेंस कौन देती है? बंदूक के अंदर की वो छोटी सी गोली। इसी प्रकार से अगर आपको ज्योग्राफी को समझना है तो छोटे छोटे पॉइंटों पर आपको गहनता से पकड़ होना आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार से आपको मानचित्र को भी इसीलिए यहां पर समझना होगा। आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का स्पेशल कोर्स बिल्कुल फ्री में लाया गया है। जैसे ही हम देखें कि आप लोग अच्छे खासे वीडियोस देखने लगे और अच्छे खासे व्यूज आने लगेंगे, हम लाइव टेस्ट भी यहां पर स्टार्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, जिन लोगों को लेना है पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के माध्यम से आकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारे आज के इस चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट है मानचित्र कहते किसे। तो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। क्या आप देखते हैं किसी कागज पर या किसी सतह पर, ठीक है, क्या कहा जा रहा है? पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का, यानी किसी भी एक भाग का, जैसे कि आपका घर है, ठीक है, या फिर आपको एक जिले का या फिर एक देश का या फिर पूरी पृथ्वी का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर, चपटी सतह यानी कि फ्लैट सरफेस पर, फ्लैट सरफेस पर, ठीक है, यानी कि सीधी जगह पर, जैसे आप देखते हैं कि जमीन पर या किसी कागज पर या किसी दफ्ती पर, ठीक है, खींचा गया चित्र यानी बनाया गया एक चित्र मानचित्र कहलाता है। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट मिलता है मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। मानचित्र के प्रकार, तो मानचित्र होते हैं 3 प्रकार के। एक भौतिक मानचित्र, एक राजनीतिक मानचित्र, एक होता है थीमेटिक मानचित्र। जो भौतिक मानचित्र होता है इसमें पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां भौतिक मानचित्र में आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर इत्यादि चीजों को दर्शाने वाले मानचित्र को कहा जाता है भौतिक या फिर उच्चावच मानचित्र। देखो, अब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आपको हमारे देश में जितने भी पठार हैं, जितने भी पर्वत हैं, जितने भी मैदान हैं, जितनी भी नदियां हैं, जो भी महासागर पूरी पृथ्वी पर हैं, इनके बारे में जानकारियां प्राप्त करनी है और इसके लिए आपको मानचित्र पढ़ना है, तो आप कौन सा मानचित्र मंगाओगे? भौतिक मानचित्र मंगाओगे। यहां पर प्रश्न बनेगा कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियों का अध्ययन करने वाला मानचित्र कौन सा होता है, या फिर जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान, नदियों को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में प्राकृतिक आकृतियां दी जाती हैं, ठीक है, प्राकृतिक आकृतियां यानी जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं। देखो, पर्वत प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, पठार प्रकृति के द्वारा बनाई गई है। पठार को हम आप कितनी भी कोशिश कर ले नहीं बना सकते, पर्वत को भी नहीं बना सकते, न नदी को बना सकते, नदी प्राकृतिक रूप से बनती है, नहर को हम लोग बनाते हैं, ठीक है, महासागर को कुछ भी कर ले नहीं बना सकते। तो जो भी जिस मानचित्र में आपको प्राकृतिक आकृतियां मिले वो हो गया आपका भौतिक मानचित्र। अगला मिलता है राजनीतिक मानचित्र। जो राजनीतिक मानचित्र होते हैं राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। समझो, राजनीतिक मानचित्र क्या दर्शाते हैं? किसी एक देश की, आप ऐसे कह सकते हो, जो राजनीतिक मानचित्र है किसी एक देश की आकृति को दर्शाते हैं कि ये देश इतना बड़ा इतने क्षेत्र में फैला है, या किसी एक राज्य की, ठीक है, राज्य की सीमाओं को दर्शाता है, या किसी नगर की सीमाओं को दर्शाता है, किसी शहर की सीमाओं को दर्शाता है। अगर आपको हमारे देश के बारे में जानना है और हमारे देश का मानचित्र आप पढ़ रहे हैं कि हमारे देश में इतने राज्य हैं, इतने केंद्र शासित प्रदेश है, और उसके लिए आपने एक मैप डाउनलोड किया है या आपको एक मैप
मैप मंगाना है तो आप कौन सा मैप मंगाएंगे, राजनीतिक मानचित्र। जब आप राजनीतिक मानचित्र पढ़ेंगे तो राजनीतिक मानचित्र में आपको राज्य हो गए, नगर हो गए, शहर हो गए, गांव हो गए, विश्व है, ठीक है, विश्व के मतलब जो विभिन्न देश हैं, जो राज्य हैं, इनकी सीमाओं को देखने को मिलेगा किसमें, राजनीतिक मानचित्र में, ठीक है। तो राजनीतिक और भौतिक मानचित्र में क्या अंतर है, इस पर भी प्रश्न आ जाएगा। तो भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाता है और जो राजनीतिक मानचित्र है ये क्या दर्शाता है, ये विभिन्न देश और उनके राज्यों की सीमाओं को दर्शाता है, ठीक है। अगला मिलता है थीमेटिक मानचित्र। भाई ये तो हो गया प्राकृतिक चीजें, ये हो गया मतलब राज्य और उनकी सीमाओं को दर्शाता है। थीमेटिक मानचित्र में क्या आता है, तो थीमेटिक मानचित्र में कुछ मानचित्र ऐसे होते हैं जो विशेष प्रकार की जानकारियां हमें प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, ठीक है, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अब देखो क्या होता है, कई बार जैसे कि कोई पूरा का पूरा एक शहर है, ठीक है, पूरे के पूरे शहर में कितनी सड़कें बिछी हैं, कि सड़कों का क्या जाल है, उस जाल को समझने के लिए एक मानचित्र होता है, उसे कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। या फिर पूरे देश में आप देखोगे एक मानचित्र आता है जिसमें आपको पूरे देश में रेलवे लाइनें कैसे बिछाई गई हैं वो पूरी दिखाई जाती है, तो उसे कहेंगे थीमेटिक मानचित्र। जो थीमेटिक मानचित्र होते हैं ये कुछ विशेष प्रकार की जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे कि उसमें आपको सड़कें और सड़कों की जानकारी मिलेगी कि सड़क ऐसी बनी है पूरी, ठीक है, इस राज्य में इतनी सड़कें, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, वन कितने बीच में फैले हुए हैं, ठीक है, वनों का पूरा दिखाते हैं कि भाई एक पूरा देश बना दिया गया या फिर एक पूरी जगह बना दी गई, और जगह में जो वन वाला प्रदेश है आपको दिखाएंगे कि इतने क्षेत्र में वन फैला हुआ है। या वर्षा मानचित्र, इतने बीच में इतनी डिग्री की वर्षा होगी, इतने बीच में इतने डिग्री वर्षा होगी, तो वो भी यहां पर दिखाते हैं। यानी कि ऐसा मानचित्र जो विशेष प्रकार की जानकारी हमें प्रदान करे उसे कहते हैं थीमेटिक मानचित्र, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है मानचित्र के तीन घटक। मानचित्र के तीन घटक होते, कितने, तीन घटक। एक होती दूरी, दूसरा दिशा, तीसरा प्रतीक। दूरी, दिशा, प्रतीक, ये तीन घटक हैं किसके, मानचित्र के। प्रश्न आ जाता है कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं, तो तीन घटक होते, कितने, मानचित्र के तीन घटक होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी की। तो जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप हो गया, देश हो गए, इनको कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 मीटर को दर्शाते हैं। अब देखो क्या होता है, आपने कई बार देखा क्या होगा, अब यहाँ पर समझो, जैसे कि एक पूरा देश है, ठीक है, अब पूरे देश को एक मानचित्र पर दिखाना है, तो आप क्या पूरे देश को थोड़ी ना बनाओगे, पूरे देश कितना बड़ा मानचित्र तो लेकर के नहीं आओगे, आपने एक छोटा सा कागज लिया, ठीक है, उसके ऊपर पूरे देश की आकृति बना दी। अब पूरे देश की जो दूरी है वो आपको दिखानी कि भाई इतनी दूरी है, देश की दूरी कितनी, 1500 किलोमीटर लंबा देश है, ठीक है, 1500 किलोमीटर लंबा देश है। तो आप भाई 1500 किलोमीटर की लाइन तो बनाओगे नहीं, आप वहां पर क्या करोगे, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर की जगह में स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाओगे, 5 सेंटीमीटर की जगह में, यानी एक आपने लाइन खींच दी और वहां पर लिख दिया ये जो लाइन है 500 किलोमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर जगह लोगे, 5 सेंटीमीटर में एक लाइन खींचोगे और वहां पर लिख दोगे कि 500 किलोमीटर ये लाइन है, 500 किलोमीटर की लाइन है, वही यहां पर दिखाया जा रहा है दूरी, ठीक है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे कि महाद्वीप हो गया, देश हो गए, इनको कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 सेंटीमीटर को दर्शाता है, इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। अब आता है एक बड़े पैमाने वाला मानचित्र, ये तो हो गया छोटे पैमाने वाला मानचित्र। अब बड़े पैमाने वाला मानचित्र किसे कहते हैं, तो जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को, जैसे कि एक गांव हो गया या एक शहर हो गया, ठीक है, इसको कागज पर दिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं कि बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। किसके, बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। देखो जो हमें एक देश को दिखाना था तो हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर की जगह ली और 5 सेंटीमीटर में दिखा दिया पूरे 500 सेंटीमीटर की 500 किलोमीटर की जगह को। जैसे कि एक देखो बड़े छोटे पैमाने वाले मानचित्र में क्या होता है, सपोज दैट कि हमारा एक देश है, ठीक है, हमारे देश को आप देखते हो कि 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर के मानचित्र में पूरे के पूरे देश की आकृति को बना करके दिखा दिया जाता है, इसे कहते हैं छोटे पैमाने का मानचित्र, यानी कि बड़ी जगह को छोटे बीच में दिखाना। और जो बड़े पैमाने का मानचित्र होता है उसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि कोई गांव है या कोई शहर है, इसको कागज पर दिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं, बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, यानी कि एक टेबल ले ली पूरी की पूरी,
ठीक है, एक टेबल ले ली, या क्या किया कि एक बहुत बड़ा कागज लिया, ठीक है, बहुत बड़ा कागज लिया, जैसे कि स्थल 500 मीटर का है तो 500 मीटर की स्थल की दूरी के लिए 5 सेंटीमीटर, 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। समझो यहाँ पर थोड़ा सा कठिन है समझना, क्या है कि कठिन समझना नहीं, लेकिन यहाँ पर पेज थोड़ा सा क्या कंफ्यूजन वाला है। कहा जा रहा है जब आपको छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को, जैसे कि गांव हो गया या शहर हो गया, इसको कागज पर दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल का 500 मीटर की दूरी को, यानी कि स्थल की आपकी 500 मीटर की दूरी है, 500 मीटर का पूरा क्षेत्र है जिसे आपको मानचित्र पर दिखाना है, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। कैसे? 5 सेंटीमीटर से आप 500 मीटर को दर्शाओगे। और यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर पूरा 500 किलोमीटर है, इसको हम 5 सेंटीमीटर पर दर्शा रहे हैं। यानी आप अगर एवरेज लगाओगे तो छोटी जगह वाला जो मानचित्र होता है, ठीक, इसको हम बड़े पैमाने पर दिखाते हैं, और जो बड़ी जगह वाला मानचित्र होता है इसको हम छोटे पैमाने पर दिखाते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो इसका एक छोटा सा आंकलन लीजिएगा, जैसे कि एक गांव है, ठीक है, गांव पूरा कितने, गांव ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 500 मीटर में फैला होता है, पूरा 500 मीटर के क्षेत्रफल में पूरा का पूरा गांव आ जाता है। अब 500 मीटर का जो गांव है, ठीक है, उसको भी हम 5 सेंटीमीटर वाली जगह पर दिखा रहे हैं। 5 सेंटीमीटर का कागज लिया और उस पर पूरा दर्शा दिया। और एक पूरा 500 किलोमीटर का देश है पूरा, उसको भी हम 5 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रफल पर दिखा रहे हैं, 5 सेंटीमीटर के कागज पर दिखा रहे हैं। तो भाई अगर आप देखोगे दोनों में फर्क है ना, जो छोटी जगह जो बड़े पैमाने पर दिखाई जा रही है तो उसको कहा जाएगा बड़े पैमाने वाला मानचित्र, और जो बड़ी जगह उसको छोटे पैमाने पर दिखाया जा रहा है, एवरेज लगाओ, उसको कहा जाएगा छोटे पैमाने वाला मानचित्र। अगला मिलता है बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारियां देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा छोटी जगह को हमने बड़े चित्र में बना दिया तो उसमें ज्यादा जानकारी हमको मिल जाए। जो बड़े पैमाने वाला मानचित्र होता है ये छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारियां प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट मिलता है दिशा। दिशा किसे कहते हैं? देखो अधिकतर मानचित्रों के ऊपर आपने दाहिनी तरफ तीर का निशान लगा देखा होगा। किसका? तीर का निशान लिखा देखा होगा। जैसे कि आप देखोगे कोई एक ये मानचित्र है, ऐसे मानचित्र आपको चकोर देखने मिलते हैं दाहिनी तरफ। ठीक है, कई सारे लोग दाहिना भूल जाते हैं, आपने इधर देखा होगा। ठीक है, यहां पर एक मिनट आपने ऐसा तीर का निशान लगा हुआ दाहिनी तरफ देखा होगा। ठीक है, ऐसा तीर का निशान लगा हुआ दाहिनी तरफ देखा होगा। इधर नहीं दाहिना होता, इधर होता दाहिना। एक मिनट इधर होता दाहिना। ठीक है, ये वाला आपने इधर तरफ ऐसा एक तीर का निशान लगा हुआ देखा होगा। ये तीर का निशान क्या बताता जानते हो? इसके ऊपर जो तीर का निशान होता है इसके ऊपर ऊ लिखा होता है, या तो ऊ लिखा होगा, ठीक है, या फिर मतलब कुछ और लिखा होगा। ऊ जो होता है उत्तर दिशा को दर्शाता है। जो ये ऊ लिखा होता है, अक्षर ऊ लिखा होता है, यह तीर का निशान जो होता है उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते होगे तब आप दूसरी दिशा यानी कि आप पूर्व के बारे में पता लगा सकते हो, पश्चिम के बारे में पता लगा सकते हो, दक्षिण के बारे में भी पता लगा सकते हो, और किसके बारे में पता लगा सकते हो? पूर्व, पश्चिम, उत्तर से, यानी कि चारों आप तरफ को पता लगा सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है मानचित्र में 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं। एक होता है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इनको कहा जाता है प्रधान दिग्बिंदु। ठीक, क्या कहा जाता है? प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं मानचित्र में जिन्हें प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। कौन कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, इसके अलावा 4 और दिशाएं होती हैं। ठीक है, बीच की 4 दिशाएं और होती हैं जिनको बीच की दिशाएं कहा जाता है। इसमें आता है आपको एक होता है उत्तर पूर्व। जैसे कि समझो, देखो ये आपका मानचित्र है। ठीक है, मानचित्र में हमने ये दे दिया इसको उत्तर, ये दे दिया दक्षिण। ठीक है, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम। ठीक है, एक मिनट, ये हो गया आपका पश्चिम। इन 4 के अलावा आप अगर देखोगे, ठीक है, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, ये उत्तर, ये हो गया दक्षिण। इन 4 के अलावा अगर आप देखो तो 4 और दिशाएं। ये हो गया उत्तर पूर्व, ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो ये वाला इलाका आपका हो गया उत्तर पूर्व। दूसरा क्या मिलता है? दक्षिण पश्चिम, यानी ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम वाला इलाका। तीसरा आपको मिलता है उत्तर पश्चिम, यानी कि ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम है, तो ये आपका हो गया उत्तर पश्चिम। ठीक है, एक आपको मिलता है दक्षिण पूर्व, तो ये दक्षिण है, ये है आपका पूर्व, तो ये हो गया आपका दक्षिण पूर्व वाला इलाका। यानी कि हमारे मानचित्र पर कुल मिलाकर के 8 दिशाएं होती हैं। कितनी? 8 दिशाएं। और हमारे शास्त्रों में 10 दिशाओं का वर्णन किया गया है। 8 दिशाएं तो ये हो गई। एक आपका आकाश होता था और एक आपका पाताल भी था। ठीक है, जिनको भी दिशा के रूप में माना गया है, क्योंकि देखो प्राचीन काल में अगर आप देखो, प्राचीन काल का हमारे शास्त्र जब आप पढ़ोगे, जैसे कि आप रामायण पढ़ोगे, महाभारत पढ़ोगे, तो रामायण में आपको दिखा मिलता है कि आकाश में लोग युद्ध
युद्ध किया करते थे, ठीक है। राक्षस लोग हुआ करते थे बड़े बड़े, जो आकाश में युद्ध करते थे, आकाश में चले आते थे। पाताल में कहा जाता कि राक्षसों का निवास स्थान है, तो पाताल को भी एक दिशा का मानी गई थी, ठीक है। आजकल तो वो है नहीं, तो आजकल हम लोग 8 दिशाएं ही गिनते हैं, और 4 दिशाओं को क्या कहा जाता है, प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है, जो कि ये आपकी 4 प्रमुख दिशाएं हैं। इसके बाद में कहा जा रहा है कि इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी सही स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अब अगला मिलता है आपको प्रतीक की। प्रतीक किसे कहते हैं, तो ये किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। कौन सा तीसरा प्रमुख घटक है? इसमें क्या होता है, प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। प्रतीकों के इस्तेमाल द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। समझो, देखो क्या होता है, आपने कभी कभी देखा होगा, एक मानचित्र है, जैसे कि ये आपका मानचित्र बन गया, ठीक है, ये मानचित्र बन गया। अब इस मानचित्र में आपने सपोज दैट कि भाई 100 अस्पताल दर्शाए हैं, ठीक है, और 90 आपने मॉल दर्शाए हैं। इसके साथ ही साथ आपने क्या किया है कि 40 स्कूलों को दर्शाया है। तो अगर इन सभी चीज़ों को आपको दर्शाना था, स्कूल, अस्पताल, मॉल, सभी को अगर आप इसी मानचित्र पर बनाएंगे तो वह एक ही अस्पताल आ पाएगा, या फिर एक ही आप किसी को बना पाएंगे। इसके लिए प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपने क्या किया, आपने कहा ये गोला वाला जो है ये हो गया आपका हॉस्पिटल, ठीक है, ये आपका गोला वाला जो ये गोला गोल प्रतीक बना दिया, जो कि हो गया आपका हॉस्पिटल। आपने एक चौकोर बना दिया, ठीक है, इसे आपने क्या नाम दिया, इसे आपने नाम दिया कि ये हो गया जो चौकोर है, आप इसको नाम दे दिया कि ये है मॉल। इसके बाद में आपने क्या किया, इसके बाद में आपने क्या किया, सर्किल का कलर बदल दिया। सपोज दैट कि आपने येलो सर्किल कर दिया, या फिर येलो लाइन कर दी, ठीक है, या फिर येलो ऐसे गोल गोल पूरा फिल कर दिया। आपने कहा कि ये जो है ये क्या है, ये आपका हो गया धार्मिक स्थल हो गया। फिर आपने क्या किया, फिर एक और कलर बदल करके अलग कलर का सर्किल रख दिया, और उसको आपने क्या कहा कि ये आपका स्कूल हो गया, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की क्या कहा जा रहा है, ये क्या होता है, तीसरा घटक है। और प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारियां प्रदान करते हैं। प्रतीक के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है, तथा इसका अध्ययन करना भी आसान होता है। आपने कई बार देखा होगा मानचित्र जब हम पढ़ाते तो उसमें क्या होता है कि मानचित्र के पूरा का पूरा मानचित्र बना होता है इस प्रकार से, और मानचित्र के साइड में कहां पर आप ऐसे समझो, साइड में एक बॉक्स बना होता है, और बॉक्स में आपको लिखा होता है कि जो रेड कलर की लाइनें हैं, रेड कलर की लाइनें क्या है कि हॉस्पिटल हैं, और ब्लैक कलर की लाइनें जो दी गई हैं वो ब्लैक कलर की लाइनें कैसी हैं, आप ये समझ लो कि बार हैं जहां पर शराब वगैरह मिलती है। इस प्रकार से अनेक स्थलों को दर्शाने के लिए अनेक प्रतीक चिन्ह दिए जाते हैं, जिनको प्रतीक चिन्ह कहा जाता है। मानचित्र क्या है, एक विश्वव्यापी भाषा है, तो प्रतीकों का उपयोग के संबंध में भी अंतर्राष्ट्रीय सहमति रखी गई है। जो मानचित्र है इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कोई भी लिपि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें चित्र बने होते हैं, और चित्रों को तो हर एक व्यक्ति समझ लेता है, चाहे वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। तो मानचित्रों के संबंध में क्या है कि एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाई गई, इन्हें रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। क्या, इन्हें रूढ़ प्रतीक कहा गया, जो प्रतीक है प्रतीक के संबंध में, ठीक है। प्रतीक जो है इनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक के उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाई गई है, और इसे रूढ़ प्रतीक कहा गया, ठीक है। जो प्रतीक होते हैं कहा जाता है किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृतियां, जैसे कि भवन, सड़कें, पुल, वृक्ष, रेल, पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं था, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारियां प्रदान करते हैं। वही चीज जो अभी मैंने आपको दिखाई, विभिन्न अक्षर हो गए, जैसे कि ए अक्षर वाला स्थान जो हो गया वो आपका क्या हो गया, ए फॉर एपिल, तो एपिल यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर दिख रहा है छाया, ठीक है, छायाओं के माध्यम से, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर छाया बनी है वहाँ पर पेड़ था। रंग लाल कलर के पॉइंट है, ब्लू कलर का पॉइंट है, लाल कलर का बॉक्स है, ब्लू कलर का बॉक्स है, ब्लैक कलर का बॉक्स है, ये अलग अलग चीज़ों को दिखाते हैं। चित्र हो गए, जैसे कि चित्र बना दिया, एक इमोजी डाल दी, ठीक है, तो इमोजी अलग चीज़ को दर्शाएगी। रेखाएं बना दी, रेखाएं पटरियों को दर्शाने लगती हैं। तो अलग अलग प्रतीक होते हैं जो दर्शाते हैं। और एक बात यहाँ पर याद रखना कि प्रतीकों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, ठीक है, क्योंकि जो मानचित्र होते हैं ये एक विश्वव्यापी भाषा है, मानचित्र को हर एक व्यक्ति समझ लेता है, इसीलिए इन्हें रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। किसको, प्रतीकों को रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट 2 और मिलते हैं, रेखा चित्र। तो सबसे पहले हम रेखा चित्र को समझते हैं। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर के याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है, उसे रेखा चित्र, मानचित्र कहा जाता है। समझो, रेखा चित्र का क्या है, रेखा चित्र एक आरेखण होता है जो पैमाने पर यानी किसी कागज पर न बना करके याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण
पर आधारित होते हैं, जिसे रेखा चित्र मानचित्र कहा जाता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। लोग नहीं कहते कि भाई ऐसे मतलब अपने क्या होता है, कभी कभी लोग क्या करते हैं कि याददाश्त के आधार पर, याददाश्त पर आधारित रेखा चित्र आप ऐसे कह सकते हो, ये एक प्रकार का आरेखन है, ठीक है, जो कि मतलब किसी कागज पर नहीं बनाया जाता है, कागज पर नहीं बनाया जाता है, ये याददाश्त के आधार पर या ये स्थानीय प्रेक्षण के आधार पर होता है, ठीक है। याददाश्त के आधार पर कि भाई हमें हाँ याद है कि ये पूरा का पूरा ऐसा रेखा चित्र है, लोग हाथ से बनाकर बताए थे कि ये ऐसा है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के स्थानीय, वहाँ के स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए किया जाता है। लोग क्या करते हैं कि भाई एक रेखा खींच दी, ठीक है, रेखा खींच के बता दी कि भाई ये ऐसा से ऐसा है, ये बॉक्स होता है, ठीक है, ये आपका त्रिकोण होता है, त्रिकोण होता है, हमारा जो खेत है ऐसा चौकोर है, लोग बताते हैं हमारा ऐसा था, और वो कहते नहीं हमारा खेत जो था वो गोल था, नहीं हमारा खेत त्रिकोण वाला था, ठीक है, त्रिकोणी जैसा था। तो ये अलग अलग प्रकार के मतलब ये याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं, जिन्हें रेखा चित्र कहा जाता है। आगे बढ़ते, अब अगला पॉइंट मिलता है खाका किसे कहते हैं। तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। क्या कहा जा रहा है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। जैसे देखो समझो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि किसी कमरे की लंबाई कितनी है, किसी कमरे की चौड़ाई कितनी है, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। आप मतलब कोई मानचित्र बनाएंगे तो मानचित्र में ये थोड़ी ना बताएं कि मतलब इसकी कमरे की लंबाई कितनी है, कमरे की चौड़ाई कितनी है। आपने घर का पूरा मानचित्र बनवाया है तो हर कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, नीचाई सब तो बताई नहीं जाएगी उसमें, ठीक है। तो इसके लिए खाका तैयार किया जाता है, ठीक है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींचते हैं जिसे खाका कहा जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, एक बड़े पैमाने का रेखा चित्र खींचा जाता है जिसे खाका कहते हैं। वही चीज यहां पर कही जा रही है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र, मतलब हाथ से हम लोग बनाकर बता देते हैं कि हाँ भाई ये एक मतलब ऐसा से ऐसा होना चाहिए। इसकी लंबाई मतलब कितनी है, 700 मीटर है, इसकी लंबाई 600 मीटर, इसकी लंबाई 10 मीटर, इसकी लंबाई 20 मीटर है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, लेकिन मतलब क्या हो, जैसे कि कमरा हो गया, कमरे की लंबाई हमको जाननी है, कमरे की चौड़ाई हमको जाननी है, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, तो उसे हम लोग क्या करते हैं कि मतलब उसे हम लोग बड़े पैमाने पर खींच लेते हैं, ठीक है। उस छोटी सी चीज़ को बड़े पैमाने पर खींचते हैं जिसे रेखा चित्र खींचा जाता है। जैसे कि आपने क्या किया कि एक जगह ली, ठीक है, जगह पर आप देखते कभी कभी लोग चित्र बनाकर बताते कि ये ऐसा से ऐसा था, ठीक है, इसे खाका कहा जाता है। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और ये चीज़ें अगर आप गाँव वाले लोगों से पूछोगे तो जैसे कि आपके बाबा दादी होंगे तो आसानी से बता दें कि खाका किसे कहते हैं, रेखा चित्र किसे कहते हैं, उन सभी को ये चीज़ें पता होती हैं। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, साथ ही साथ हमको टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पर हमने कई सारे चैप्टर्स के नोट्स बिल्कुल फ्री में दे दिए हैं। और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। और जिन लोगों को क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी कंप्लीट पढ़नी है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली 12 बजे क्लास आएगी। कल नहीं आ पाई थी, माफ़ कीजिएगा, ये चैप्टर कल आने वाला था बट आज आया है, तो आप कहेंगे तो इसका इससे के जो आपका चैप्टर नंबर 4 है वो भी आज ही दे दें। अगर आप लोग कहें तो चैप्टर नंबर 4 की 5, हाँ चैप्टर नंबर 5 भी आज ही दे दें अगर आप लोग कहें तो। कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों के अधिक कमेंट आ जाए तो आज ही हम चैप्टर नंबर 5 को भी दे देंगे। और इसी के साथ ही हमारा आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।